माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानोगे सिविक्स का एक चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आपके स्क्रीन पर नोट्स भी अवेलेबल है, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो एंड मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। होप आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए। ओके देन चलिए आप तैयार हो जाइए पेन पेंसिल ले करके, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है और वीडियो को देखना भी है। पूरा वीडियो देखोगे, कम पेज में, पेज आपका ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8-9 पेजेस है, और उसमें आपका पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मैंने नोट्स बेस पर नोट्स तैयार करके फिर आपको नोट्स भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। आपको पूरी समझ में आ जाएगी। नो, फर्स्ट यू आर गेटिंग योर वाई इलेक्शन। इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इलेक्शन है क्या, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे पाओगे। एन इलेक्शन इज अ कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर गेटिंग पीपल्स सपोर्ट। यानी लोगों का सपोर्ट के लिए अलग अलग पार्टियां क्या करती है, एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। यानी आपने इलेक्शन का डेफिनेशन भी जान गया और इलेक्शन का मीनिंग भी समझ गया कि इलेक्शन क्या होता होगा। द पार्टी विच गेट द सपोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल कम्स टू द पावर and forms the government. In a representative democracy, election is mechanism by which people can choose their representatives in an election. The voters make many choices. आप ये बिल्कुल जानते होंगे, अभी तो आप जिस एज में हो, यदि 9th के स्टूडेंट हो तो आप तो वोट नहीं देते होंगे लेकिन आपके घर में आपके बड़े जो हैं, जिनका एज 18 प्लस हो चुका है, 18 और 18 प्लस हो चुका है, वो बिल्कुल वोटर्स है और उनको इलेक्शन देने के टाइम में एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करने में उनका विलिंगली वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, दे कैन चूज पर्सन्स टू लेजिस्लेट लॉस, दे कैन चूज पर्सन्स हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। यानी हम जिस एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट तैयार करती है, हमारे लिए एज एग्जीक्यूटिव काम करती है। वही चुने हुए कुछ लीडर्स हमारे लेजिस्लेटिव भी बनते हैं और कुछ जुडिशरी डिपार्टमेंट का भी एक हिस्सा बन जाता है। अब बड़ी क्वेश्चन आती है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वी नो वेरी वेल वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वो कौन ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। दिस इज क्वेश्चन ऑल्सो। सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू विल बी एबल टू आंसर, बट उसे समझना बहुत जरूरी है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। बोलोगे सर विल ऑफ द पीपल कैसे हो गया। एक्चुअली जब कभी भी आप वोट देने जाते हो, आप मतलब वोटर्स, ओके, वोटर्स कभी भी वोट देने जाता है तो जहाँ पर जिस केबिन में वो वोट डालता है, ईवीएम के मशीन के द्वारा उनको बटन प्रेस करना पड़ता है, बैलेट पेपर के थ्रू वो सील करता है, राइट। अपने चुनाव चिन्ह को, जो चुनाव चिन्ह उनको चाहिए, जिस लीडर का चाहिए, उनको सिलेक्ट करके वो सील कर देते हैं। अब बात आती है कि क्या वहाँ पर कोई आपको दिखता भी है। जी नहीं। तो आप बताइए, क्या आप अपने विलिंग को बताते हैं। जी हाँ। यदि एक वोटर्स अपनी इच्छा से वोट देता है, इसका मतलब वो अपने विल को, अपनी चाह को वहाँ पर प्रेजेंट करता है। ओके, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग मिनिमम कंडीशन। बोला कि डेमोक्रेटिक का कुछ कंडीशन भी दे दिया गया है, आप जानिए इसे भी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी टू बी फॉलोड। हाँ बिल्कुल, आपकी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है होती है। देयर शुड बी ओपिनियंस और अल्टरनेटिव्स। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यानी सभी के सभी पार्टीज और कैंडिडेट वो पूरे फ्री है उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए। और पब्लिक के पास, पब्लिक मतलब वोटर्स के पास भी ऑप्शन रहता है कि वो कौन से पार्टी उनको पसंद है, कौन सा कैंडिडेट उनको पसंद है, उन्हीं को वोट देना। द इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। आप जानते हैं रेगुलर इंटरवल में 5 साल पे जनरली हमारे यहाँ चुनाव होती है। ओके, तो ये 5 ईयर्स पे हमेशा चुनाव होती है। बोलो सर बीच में कभी भी हो जाती है जब सरकार गिर जाती है। जी हाँ, तो वो अनदर पॉइंट है, बट रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहती है कंट्री में। द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड एंड इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री एंड फेयर यानी आपको कोई दिखता नहीं है और आप एक वोट के मालिक हो, आप एक वोटर हो। जब एक वोटर के द्वारा एक वोट डाला जाता है तो उनकी वैल्यू जो है बराबर होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। ओके, तो आपको फ्री एंड फेयर मैनर में आप अपने वोट को डालते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड और नॉट।
बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बड़ी क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो क्या अच्छा है या बुरा है। आप अपने आप को खुद सोचते होंगे, कभी कभी हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कौन सा पार्टी को वोट दे, और वोट देने के बाद आपका नेता अच्छा काम नहीं करता है, फिर आप सोचते हो कि अरे यार, ये जो वोट देते हैं ना, वोट देने के बाद पहले तो वो लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, बाद में जब वो नेता बन जाता है तो हमारे लिए काम भी नहीं करता। ओके, देन यू हैव टू नो अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड और नॉट। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहले डिसाइड कर लो कि आप पॉलिटिकल कंपटीशन को गुड बताना चाहते हो या बैड बताना चाहते हैं, यानी नॉट गुड बताना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, लिखोगे यस इट इज़ नॉट गुड या इट इज़ गुड। देन आपको अपना जो व्यू है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर इज इलेक्शन आर द मीन्स टू गेन पावर ऑब्वियसली एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन अ नेशन। एक राष्ट्र में सरकार तैयार करने के लिए, सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, पावर गेन करने के लिए इलेक्शन किया जाता है, ताकि इलेक्टेड पर्सन क्या करे, अपनी सरकार बना सके। दिस एस्पिरेशन एंड एम्बिशन can be fulfilled only if they get successfully elected by the people's representatives. Since the number of representatives to be elected is fairly very small, there is cutthroat competition among the aspirant. Okay, now different political parties have to work to gain voters confidence. They may successfully hoodwink and voters once or a couple of times, but this game cannot go on indefinitely. And finally, every politician or a political party would have to show result and live up to voters. यानी हमेशा जब कभी भी चुनाव आ जाता है, इलेक्शन आता है, तो सभी के सभी कैंडिडेट क्या करने लगते हैं, वोटर्स को खींचने लगते हैं कि कम से कम ये वोटर्स मेरा हो जाए और ये वोटर्स मेरा हो जाए, तो सब खींचातानी चलते रहता है, राइट। और वो अलग अलग बातों को लुभाने की कोशिश करते हैं। कैसे लुभाते हैं वो हम आगे पॉइंट आपके लिए बचा हुआ है, हम आगे देखेंगे। डिमेरिट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, जैसे मैंने जस्ट आपको बताया कि गुड है कि बैड है, आपने वहाँ देखा ही, अब आपको डिमेरिट भी आ गया। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर, तो आप बहुत अच्छे से आंसर राइट कर पाओगे माय डियर ऑल। बस करना क्या कि पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे डिमेरिट है। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन गिव्स राइज टू पॉलिटिकल कंपटीशन। यस, पॉलिटिकल कंपटीशन हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। आप बिल्कुल जानते हो, आप लोग वोट नहीं डालते हो, लेकिन जब आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जब कभी कोई लीडर कैंडिडेट वोट मांगने आता है कि मुझे वोट देना अंकल, दादाजी, आंटी जी, मुझे ही वोट देना, मैं आपका जुझारू, आपका जो एरिया का अच्छा होनहार नेता, समथिंग समथिंग समथिंग, तो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाते रहते हैं। और ट्रिक बिल्कुल डरती है, कभी कभी लुभाने वाली बात करते हैं या कभी अच्छे कामों की बात करते हैं, और इलेक्शन जीत कर जाते हैं तो फिर क्या होता है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आप खुद जानते हो। आप मुस्कुराते होंगे कि सर सच में बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले किस तरह की बातें करते हैं और इलेक्शन के बाद किस तरह की बातें करते हैं। Partisan leaders often level allegations against each other, and this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to the formulate. And the environment created by the competition dissuades many people to enter the political arena. यानी यदि बात करूं तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ओके, वो बहुत लंबे टाइम तो अपनी बातों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वोट को जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए, अपने अपने चुनाव को जीतने के लिए वो बहुत तरह का अलग अलग तरीक़ा से वे को, आइडिया को शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, अपनाना शुरू कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ आवर सिस्टम इलेक्शन। यह भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आपका नोट्स है, यू कैन नोट डाउन इन वेरी इजी वे। एक्चुअली जो भी आपको स्क्रीन पर दिखने को मिलता है वो बहुत ही साफ सुथरा दिखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ आवर सिस्टम इलेक्शन। इलेक्शन का सिस्टम आखिर क्या है, यानी जो सिस्टम हम बात करते हैं इलेक्शन का, वह कैसा है। नंबर 1, जब आप एक इलेक्शन की प्रोसेस करना चाहते हो, सपोज आप नेता बनना चाहते हो, आप अपने किसी पार्टी से खड़ा होना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना है, यदि सीख लोगे तो बिल्कुल आपको भी मज़ा आ जाएगा कि सर बता दीजिए, आपने इसके थ्रू जान भी लिया कि आखिर करना क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। नंबर 1, इलेक्शन टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 तरह का सभा होते हैं, ओके, लोकसभा एंड विधानसभा। विधानसभा का चुनाव आपके एरिया के लिए, जिसे हम विधायक बोलते हैं, एमएलए हो गया, ओके, एंड लोकसभा जो एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म हो गया, और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए हो गया विधायक और एमपी हो गया सांसद।
यानी जो सांसद को, जो एमपी को आप जिताते हो अपने एरिया से, वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ओके, जिसे हम दिल्ली भेजते हैं, सेंट्रल में भेजते हैं। और एमएलए आपके एरिया को डेवलप करने में जुड़े रहते हैं, राइट। सेकेंड इज बाई इलेक्शन इज एन बाई इलेक्शन। दूसरा है कि बाई इलेक्शन आप इलेक्शन सिस्टम आ सकते हैं। It is an election that is held to choose candidate in place or member of legislature who has resigned suddenly or dead. कभी कभी क्या होता है, लेजिस्लेटिव या तो कोई भी लीडर जब उनका डेथ हो जाता है या तो रिजाइन कर देते हैं, तब भी हमारा एक इलेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं दोबारा इलेक्शन बोल सकते हैं, या पुनर्चुनाव बोल सकते हैं, पुनर्निर्वाचित बोल सकते हैं, राइट। तो उसका क्या होता है, फिर से चुनाव हो जाती है। मिड टर्म इलेक्शन, election held to constitute a new house if the legislature is dissolved before it full time। यानी इसका पूरा का पूरा समय पूरा नहीं होता है, 5 साल नहीं होता है, तो कभी कभी मिड टर्म में भी एग्जाम ने आपके मिड टर्म में इलेक्शन हो जाती है। फोर्थ इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएएफ। ये आपसे पूछा भी जाएगा कि यूएएफ होता क्या है। implies that any person who has attended 18 years of age has a vote and there is no discrimination on the basis of caste, sex, religion, language, something like this। ओके, तो यूएफ क्या हो गया कि यदि आपका एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिना भेदभाव का। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, बिना भेदभाव का क्या होगा, तो आप वोट डाल सकते हो और आपकी वोट की वैल्यू भी जो है एक ही होगी, 1 होगी। नो, नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन टॉपिक तो लेंदी है, चैप्टर भी लेंदी है। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, यह भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। इंडियाज फॉलो अ एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एरिया बेस्ड यानी आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है। एमएलए का क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है और एमपी का क्षेत्र उससे बड़ा होता है। आप जब कभी भी आप अपने एरिया में देखते होंगे कि कोई लीडर आता है तो वो उसमें बार बार बताते रहता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से, इस लोकसभा क्षेत्र से यह नेता या प्रत्याशी खड़े हैं। तो आप समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया और उस एरिया का जितना भी विधानसभा क्षेत्र जो कवर किया है, वहाँ का नेता, वहाँ के वोटर्स और वहाँ का नेता, उस नेता वोटर्स को लुभाने की करेंगे और वो वोटर्स उसी पर्टिकुलर नेता को देंगे। यानी आप यदि सपोज आप एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं, अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं डाल पाएंगे। ओके, अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही वोट डाल पाएंगे, और आप वहाँ डालेंगे जहाँ पर आपका केंद्र बना हुआ वो बूथ होता है, वो आगे भी मैं बताऊँगा, वहीं पर आप वोट डाल सकते हो। ओके, तो बोला कि डिफरेंट इलेक्शन पर्पज से क्या किया जाता है, तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है, कंट्री को, अलग अलग कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, और उसे ही बोलते हैं हम इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी आप सुनते हैं तो सुन करके भी उसको समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज वोटर्स हु लिव इन अ कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर एरिया फॉर इलेक्शंस to Lok Sabha. Country divided 543 constituency, therefore 543 MPs get elected in Lok Sabha as people representative। तो आपने ये भी समझ गए पूरा कंट्री को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया है। नाउ थर्ड नंबर पॉइंट इज, one of the feature of democratic election is that very votes should have equal value। Already I told about it, that means one vote one value, right? To ensure this, an effort has been made that each constituency should have roughly the same number of the voters in practice. However, it has been not been possible to maintain this balance। Next is demarcation of electoral constituency for the state assembly। Okay, actually जो भी किया जाता है, साइज बनाया जाता है, एरिया जो बनाया जाता है, वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंट्स के अनुसार बनाया जाता है, और वो देखा जाता है कि कितने पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन बेस पर उससे पंचायती राज, फिर मार्केट एरिया देखते हुए म्यूनसिपैलिटी, विलेज टाउन को देखते हुए उसे डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड में। आप यदि किसी एक सिटी में रहते हो तो आप कहते हो कि हमारा पार्षद कौन है, आप जानते हो। आप ये भी कहते हो कि आप किस वार्ड में रहते हो, तो आप ये समझ गए कि आप यदि शहरी एरिया में रहते हो, म्यूनसिपैलिटी एरिया में रहते हो, तो आप किस वार्ड में रहते हो, तो वार्ड वाइज वार्ड डिवाइड कर देगा पूरे म्यूनसिपैलिटी एरिया को। यदि पंचायती राज की बात करूँ तो पंचायती राज में भी वही होता है, गाँव होता है, विलेज होता है, और एक पंचायत के अंदर बहुत अलग अलग तरह के विलेज होता है, और उस विलेज को, उस गाँव को छोटे छोटे अलग अलग
वार्ड में डिवाइड किया जाता है और वार्ड जो बनते हैं वो पॉपुलेशन बेस पे बनता है। अब एक बात आती है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? कभी कभी आप सुना होगा कि पर्टिकुलर एरिया से महिला सीट है, लेडीज सीट है, और वहाँ पे लेडीज ही कैंडिडेट बन सकती है। कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया से SC ST या OBC वाले वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, वही कैंडिडेट नॉमिनेट हो सकता है, नामांकित कर सकता है। तो यही होता है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। ओके, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल एंड सेक्शंस सोसाइटी टू टेक पार्ट ऑफ इन इलेक्शंस, गेट इलेक्टेड एंड सेम इन द गवर्नेंस ऑफ द इकोनॉमी। यानी उन लोग को चांस मिलता है कि ये पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन बना देता है, वो पर्टिकुलर एरिया में जो है वही या तो OBC वाले या तो SC वाले, ST वाले या तो वुमेन, वो वहाँ से कैंडिडेट बनेंगे। आपका नोट्स डिटेल स्क्रीन पर है, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, यू हैव टू पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट यू कैन नोट डाउन। ओके, आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हो और स्क्रीन शॉट भी लेकर आप नोट्स बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी मैंने नोट्स बनाया हूँ, जो स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, वो बहुत ही शॉर्ट में है और आई थिंक पॉइंट वाइज है, तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। NCERT बुक आप जो इतने ज़्यादा पेज का पढ़ोगे उतने पेज आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड मैंने पूरा इंटायर चैप्टर को कवर भी किया है इस नोट्स में। वोटर लिस्ट क्या होता है? आप जानते हो कि जब कभी भी आपके घर में जो कोई वोटर है जिनका एज 18 या 18 से ज़्यादा है, तो एक लिस्ट बनता है जो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, उनके रिकॉर्ड में भी जाता है। और यदि वोटर लिस्ट में नाम है तो वो लिस्ट है, वोटर का लिस्ट तो वो वोटर बन गया। यानी आपको एक नंबर मिलता है, ID मिलता है, ID नंबर मिलता है और आप एक वोटर बन जाते हो। डिटेल में आपका स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ लीजिए बिल्कुल। ओके, क्योंकि आप को राइट मिल जाता है 18 ईयर्स के बाद कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। ओके, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि एक नेता बनना चाहता है, एक लीडर अपना एक कैंडिडेट अपना नेम को नॉमिनेट करना चाहता है किसी पार्टी से, तो कैसे करता है? लिसन, एनी सिटीजन ऑफ द मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स, ये 5 मिस्टेक है और 2 छूट गया, टाइप ऑफ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज 25 ईयर्स कैन फाइल हिज नॉमिनेशन, यानी वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है यदि उनका एज कम से कम 25 से ज़्यादा नहीं बताया जाता है। फिलिंग द नॉमिनेशन मीन्स कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कैंडिडेट, और जैसे ही फॉर्म फिलअप करता है तो वो एक कैंडिडेट बन जाता है, वो एक नॉमिनेटेड लीडर बन जाता है और वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करने लगता है। जब वो फॉर्म फिलअप करने जाता है तो उसे नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ पैसे भी जमा करना पड़ता है। रिसेंटली कुछ चेंजिंग भी हुआ है। इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट रिफॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक द लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, उन्हें फुल डिटेल भी देना पड़ता है, यानी नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ अटैच करना पड़ता है, पेपर और डिटेल अटैच करना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब डिटेल आपको देना ही पड़ेगा। और कौन कौन सा डिटेल है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, मैं उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो नेता बनने जा रहा है, राइट, जो नॉमिनेट करवाया, जो अपना नाम का नामांकित करवाया। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक एंड दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट। और वो पीपल को ये भी बताया जाता है कि आप इस कैंडिडेट को जान लीजिए, समझने जानने के बाद ही आप वोट दीजिएगा। इस तरह से आप बोलोगे कि सर क्या इस तरह का यदि कोई कैंडिडेट अपने पूरे बातों को देता है तो देने के बाद वो पूरा समझ पाएगा कि वो कैंडिडेट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उन्होंने पास्ट कैसा था और किस तरह का नेचर होगा, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है? वोटर को डिसाइड करने के लिए फ़ायदा मिल जाता है कि उनको वोट दे या ना दे। डिसीजन मेकिंग में ये काम करता है वोटर्स के लिए। पूरा वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा दूंगा, कोशिश रहेगा मेरा। नोट्स पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अब कैंडिडेट का भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो नेता बनने जा रहे हैं वो किस किस तरह का नेता रहता है, यानी कैंडिडेट कैसा रहता है। एक पार्टी वो होता है, वो कैंडिडेट ऐसा रहता है जो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी जिसे हम निर्दलीय बोलते हैं, यानी वो किसी पार्टी से टिकट नहीं लेता है, बल्कि वो अपने नेम फेम पर, अपने दम पे, कहते हैं ना अपने दम पे लड़ना, अपने दम पर इलेक्शन लड़ना, तो वो अपने दम पे इलेक्शन लड़ता है, वो अपना नेम फेम पर वो वोटर्स को सिर्फ वोट लेता है। और दूसरा आता है पार्टी कैंडिडेट, जैसे आप बोलते हो कि कभी हाथ छाप कांग्रेस, कभी बोलते हो BJP कमल छाप, कभी बोलते हो झाड़ू छाप आम आदमी पार्टी, कभी भाजपा, कभी TMC, इस तरह का बोलते हो। तो आपने समझ गया कि यदि एक पार्टी से कोई कैंडिडेट नॉमिनेट होता है तो वह पार्टी कैंडिडेट है, और यदि वह किसी पार्टी से कैंडिडेट नहीं बना है, इंडिविजुअली अपने इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो वह निर्दलीय है, यानी किसी दल से नहीं है। आप अपने एरिया में निर्दलीय नाम बार बार सुनते होंगे कि वो किसी पार्टी से नहीं है, राइट। तो दो तरह का कैंडिडेट हो गया। पार्टी कैंडिडेट इंजॉय मैनी एडवांटेज,
बोलोगे सर हाँ, यदि कोई भाजपा से या कांग्रेस से या कभी आम आदमी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको फिर फ़ायदा क्या मिलता है, क्या एडवांटेज मिलती है? बिल्कुल आप बोलोगे कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये मिलती है, उनका नाम मिल जाता है और उनका सिंबल मिल जाता है। यदि कोई हाथ छाप से या कमल छाप से खड़ा है तो उसे कमल छाप एक छाप मिल गई और लोग ये समझते हैं कि इनका आगे का लीडर कौन है, इसके पार्टी में कौन कौन है। तो आप वन बाय वन नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट रिप्रेजेंट द पार्टी, इट इज इजियर फॉर वोटर्स टू नो व्हाट ही स्टैंड फॉर। सो अ पर्सन वोटिंग अ पार्टी कैंडिडेट नोज व्हाट ही इज वोटिंग फॉर। वो ये कहता है कि मैं इस कैंडिडेट को नहीं दे रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को दे रहा हूं, तो पार्टी को समझ जाता है। ओके, मॉडर्न इलेक्शन इलेक्शनिंग in the pluralism process and it needs huge organization to manage it, and individuals cannot mobilize and resource for this type of organization. Parties can and they do mobilize. ओके, तो इलेक्शन में ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग तरह के प्लानिंग बेस्ड वोटिंग किया जाता है एंड वन पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पोलिंग डे क्या होगा, पोलिंग बूथ क्या होगा। जिस दिन वोट होती है, जिस दिन इलेक्शन होती है, वो डे पोलिंग डे कहलाता है और पोलिंग बूथ वो सेंटर होता है जहाँ पर वोट देने जाया जाता है। हैव टू बी सेटअप इन द मैनेज्ड मैन्ड बाय वॉलेंटियर्स। वहाँ पर अलग अलग वॉलेंटियर्स होते हैं, पार्टी के भी वॉलेंटियर्स होता है और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं जिसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, और अलग अलग तरह के वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं, कैंडिडेट भी रहते हैं और वर्क उसके वॉलेंटियर रहते हैं, और इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिसर जाते हैं जो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ वहाँ पर फेयरली वोट करवाते हैं। नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो दैट यू हैव टू नो इलेक्शन कैंपेनिंग क्या है। यू नो वेरी वेल, विदाउट कैंपेनिंग तो लोग समझेगा कैसे कि कौन है कौन नहीं है। और आजकल कहते हैं ना, मांगने से मिलता नहीं है, और पार्टी तो अपने आप को वादा बहुत करते हैं। इलेक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर एंड और द गवर्नमेंट। बिफोर judicious choice is made, voters need to be informed about who is better representative। वो सोचता है कि आखिर मेरा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा कौन है, क्योंकि उनके पास सभी वोट पार्टी कैंडिडेट वाले जाते हैं वोट मांगने के लिए, विच पार्टी विल मेक बेटर गवर्नमेंट। और फिर वोटर्स को ये सोचना पड़ता है कौन सा पार्टी मेरे लिए अच्छा करेगा। दिस पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आर पुट टुगेदर इन इलेक्शन कैंपेनिंग। और अलग अलग कैंडिडेट और पार्टीज क्या करते हैं कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। अलग अलग पार्टी वाले अपने अपने वोटर्स को, एरिया के वोटर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। एड्रेस मास गैदरिंग और बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं एंड मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। और इस तरह से अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपने कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, उन्हें उनसे मदद लेना चाहते हैं। एंड इन बैटल फॉर वोटर्स वोट कंपटीशन गेन हिट। रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इलेक्शन कैंपेनिंग बाय लॉ। लॉ क्या बताता है, किस तरह से रेस्ट्रिक्शन प्लेस करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट campaigns to ensure that every political parties and candidate get a fair and equal chance to compete, and according to our election law no party or candidate can क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आखिर आपका नेता जब वो जाते हैं आपके एरिया में वोट मांगने जाते हैं, उनके पास क्या क्या वो नहीं कर सकते इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। लिसन केयरफुली, 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिया गया। ब्रैब एंड थ्रेटन वोटर, वो कभी भी किसी वोटर को थ्रेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है क्या क्या करता है, कभी कभी आपको पता चल जाता है। किसी को दबाव में नहीं ला सकता है कि आपको मेरा पार्टी को वोट देना पड़ेगा, आप पर्टिकुलर लीडर को ही वोट देना पड़ेगा। आप किसी भी लीडर या कोई भी पर्सन किसी वोटर्स को थ्रेट नहीं कर सकता है, किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकता है, दबाव नहीं डाल सकता है। अपील इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, किसी तरह कास्ट और रिलीजन के नाम पर भी अपील नहीं कर सकता है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकता है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी सामान का यूज नहीं कर सकता, जैसे कि उनका गाड़ी, उनका ऑफिस, गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग, सरकारी आवास या तो सरकारी गाड़ी कैंपेनिंग में घूमने में प्रचार प्रसार में काम नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं वो। इस तरह से उनका कैंडिडेटशिप ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी वो वोट भी नहीं लग पाएगा। इतना ही नहीं, यदि वो वोट जीत भी जाता है तो बाद में पता चलता है ये डिटेल कि किसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, तब भी उनको निकाल दिया जाएगा। दे कुड स्पेंड 70 लाख इन कंस्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा। याद रखने की चीज़ है, अंडरलाइन यू हैव टू एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल्सो दैट लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख एंड कंस्टिट्यूंसी इन असेंबली के लिए 28 लाख तक बताया गया कि स्पेंड कर सकता है, खर्च कर सकता है। इफ फॉर एक्सपेंडिचर क्रॉस दिस लिमिट, यदि
इससे ज़्यादा खर्च होता है, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, यानी चुनाव जीतने के बाद भी उनको कैंडिडेटशिप जो है ना खत्म कर दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू नो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी है इलेक्शन कैंपेनिंग के, क्या क्या है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी ऑफ कैंडिडेट कैन, क्या कर सकते नहीं है, क्या नहीं कर सकते, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई भी धर्म वाली जगह पर प्रोपेगेंडा बनाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट ऑफिशियल इलेक्शन नहीं काम कर सकता है। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल नो ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। यह भी बहुत ही जरूरी चीज़ है कि यदि इलेक्शन की सब कुछ इलेक्शन कमीशन को द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद कोई भी नया प्लान, यानी आपके एरिया में मान लो कि रोड बनने वाला है, आपके एरिया में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो स्टॉप रहेगा, नहीं ले सकते हैं। किसी तरह का टेंडर स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। इस तरह का कोई भी किसी भी नेता के द्वारा, मान लो कि एक नेता ऑलरेडी उस पार्टी से जीता हुआ था, उस एरिया से है, और वो अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, एक डिक्लेयर कर दिया गया, जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टॉप किया गया, तो वो नेता पब्लिक को लुभाने के लिए कुछ नया प्लानिंग नहीं कर सकता है कि यानी मैं आपके एरिया का कल टेंडर ले लिया हूँ, रोड बना रहा हूँ, या 3 दिन के बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। अब आइए इलेक्शन मैनिफेस्टो, इस पर बहुत डिस्कस होती है और बहुत अच्छी टॉपिक है मैनिफेस्टो क्या होता है, क्योंकि सभी पार्टी क्या करते हैं, अपने मैनिफेस्टो को दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो लुभाने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए मैंने मैनिफेस्टो में क्या क्या शो कर रहा हूँ, क्या क्या दिखा रहा हूँ। अब पार्टीज मैनिफेस्टो स्टेट्स इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन बिफोर कैंपेनिंग वोट्स अमंग द वोटर्स, यानी वोटर्स के बीच में जाने से पहले वो लुभाने की जो तरीका है, कहते हैं ना लॉलीपॉप देना। सिंपली आप समझो कि वोटर्स को क्या क्या दे, ताकि वोटर्स ये के कि ये नेता मेरा बहुत अच्छा है, मेरे लिए काम करेगा, हम लोगों के लिए काम करेगा, हमारे एरिया के लिए काम करेगा, तो वह पार्टी ऐसा प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और वही सारी चीज़ मैनिफेस्टो में बताते हैं। मैनिफेस्टो टेल्स द वोटर्स द पार्टी थिंक्स अबाउट द मेजर इशूज इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी। ये भी बताता है कि अभी विदेशी नीति जो है ऐसा है, इंटरनल प्रॉब्लम ऐसा है, हम प्रोमिस करते हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक कर देंगे, राइट। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, हम सब चीज़ ठीक कर देंगे, और कितना ठीक करते हैं, क्या करते हैं, वो तो ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, आपके चैप्टर की टॉपिक भी नहीं है, वो आप खुद समझते होंगे। इट एक्सप्लेन्स व्हाई डज द पार्टी एग्री और नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट। इट मोस्ट अलाउ also tells the voters that it is going to do if it wins। ये साफ साफ बताते हैं कि यदि मैं जीतूंगा तो जीतने के बाद आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या क्या कर पाऊंगा। द पार्टी विच गवर्नमेंट टेल वोटर व्हाई इट एक्टेड दैट वे इट डिड। इलेक्शन मैनिफेस्टो आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब बहुत बड़ी बात आ गई, क्या सर मैनिफेस्टो देना, इलेक्शन मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट ये ज़रूरी है? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा जाता है कि आप इलेक्शन मैनिफेस्टो भी शो कीजिए पब्लिकली कि आखिर आप आगे की प्लानिंग क्या किए हैं, आप पब्लिक के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और पब्लिक के लिए क्या हो जाती है कन्फ्यूजन, कि वो अलग अलग पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो सब वादों से भरे हुए रहता है। अब पब्लिक खुद कन्फ्यूज हो जाता है, ये तो बोल रहा है कि मैं बेरोजगारी तो 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा, कोई बोलता है कि बेरोजगारी तो छोड़िए, आपके हर घर में नौकरी मिल जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के बारे में बताया, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप मैनिफेस्टो जब अलग अलग कंपेयर करते हो तो फिर वोटर्स, आप मतलब आप यदि वोटर्स की तरह हो तो वोटर्स यानी पब्लिक ये सोचते हैं कि यह पार्टी ठीक है और यह पार्टी ठीक नहीं है, या यह पार्टी इससे बेहतर है, कंपेयर करने में उन्हें बहुत अच्छा हो जाता है। नो इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल इन इलेक्शन। आप जानते हैं कि जब भी आपका इलेक्शन होता है तो इसमें अलग अलग सिंबल आता है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप, भाजपा का कमल छाप, और कांग्रेस का हाथ छाप, और भी बहुत सारे पार्टी है, भाजपा है, साइकिल छाप भी है। तो आप देखिए अलग अलग तरह का एक क्या करता है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, इसे आप जान लीजिए, यहाँ पर नोट्स आपका पूरा क्लियर है। इससे हम क्या करते हैं, पार्टी को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान जाते हैं इनके सिंबल के थ्रू। नेक्स्ट इज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग जब वोट होती है, वोट होने के बाद इलेक्शन के डे में एवरी पर्सन जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो बूथ पर जाता है, और वहाँ पर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और वोट डालने के बाद एक डेट होती है, और वह डेट को काउंटिंग होती है। और काउंटिंग डे में आप देखते हैं कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा न्यूज़ में कि अलग अलग जगह की पेटी खुलती है, यानी ईवीएम मशीन है तो ईवीएम मशीन को करेक्ट किया जाता है और उनसे डेटा निकाला जाता है। यदि वो बैलेट पेपर के थ्रू है तो मैनुअली उसे काउंट किया जाता है, और फिर आपको सुनने को मिलता है कि इस विधानसभा क्षेत्र या तो लोकसभा क्षेत्र से
यह पार्टी के कैंडिडेट ABCD नाम दिया जाता है और बोला जाता है कि आगे है, कभी बोलते हैं पीछे है। एक्चुअली आगे पीछे होता कैसे है, जब उनका काउंट किया जाता है, उनका वोट्स को काउंट किया जाता है, तो वो पार्टी वोट कम और ज़्यादा होते जाता है और एक दूसरे से कंपेरिजनली न्यूज आपको सुनने को मिलता है। ओके, EVM मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जिस पर बटन दबाइए और आपका वोट हो जाता है। और बैलेट पेपर क्या है? पेपर है जिस पर चुनाव चिन्ह और नाम लिखा रहता है, वहाँ पर सील करना पड़ता है। आपको एक स्टाम्प मिलता है जो इलेक्शन कमीशन का रहता है, इलेक्शन का रहता है, उस पर टिक लगाए। टिक मतलब स्टाम्पिंग किया जाना। 9, इलेक्शन पेटिशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द वे ऑफ इलेक्शन हैज बीन हेल्ड, he can go to the court and question he reverse election. The decision of the court does not let the questioning candidate win the seat, but it makes winning candidate lose his seat also. इलेक्शन पिटीशन, जब कभी भी कोई कैंडिडेट यानी कोई नेता, जब वो वोट काउंटिंग हो जाती है और उन्हें ये लगता है कि उससे किसी तरह का चीटिंग किया गया, बेईमानी किया गया, काउंटिंग में बेईमानी किया गया या किसी तरह का मशीन में गड़बड़ियाँ थी, तो वो कोर्ट में जाकर अपना रिपोर्ट कर सकता है, फाइल कर सकता है और उसके बाद कोर्ट नोटिस भी करती है, उन्हें टेक केयर करती है कि हाँ सच में गड़बड़ियाँ है या नहीं। यदि गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो बिल्कुल जो जीता हुआ है वो हार जाएगा और जो हारा हुआ है वो जीत जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होगी तो फ्री एंड फेयरली होगी, तो ऐसा जनरली होने की चांस नहीं रहती है, लेकिन पार्टी के पास ऐसा राइट है और आपको जानना भी चाहिए कि यदि गड़बड़ियाँ पाई गई, आप जानते हैं गड़बड़ी हुई है, तो बिल्कुल आप कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। आप मतलब कैंडिडेट, यानी आप यदि एक कैंडिडेट बन गए तो कैंडिडेट फाइल करेंगे, राइट। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारे भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अंदर काम नहीं करते, वो अपने आप में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, और वह कमीशन सेपरेट कमीशन है, वो अपने आप में एक कमीशन है जो स्वतंत्र है और वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका लिखित सब कुछ बताया गया है कि उनका काम क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, राइट क्या है, सब कुछ उनका वर्क बताया गया है। द होल इलेक्शन बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन की स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है। ये कमीशन आप बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर में 2 अदर्स मेंबर भी होते हैं, हेडेड भी होते हैं बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव जो होती है, उनका जो सिलेक्शन होता है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है, राइट। 9, आगे आइए, जो कमीशन आर द फॉलोज, इस पॉइंट को आप फंक्शन ऑफ द कमीशन, इलेक्शन कमीशन का क्या क्या फंक्शन है, यू ऑल हैव टू नोट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, डिलिमिनेशन, कंट्रोलिंग, रिकॉग्नाइजिंग, अलॉटिंग पार्टी, कंडक्टिंग पोलिंग एंड कनेक्टिंग वोट्स ऑल्सो, अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। यानी स्टार्टिंग से आपने देखा कि वोटर लिस्ट से तैयार करने से लेकर के नेता का नॉमिनेशन से लेकर के और फाइनल जो रिजल्ट होता है कि कौन नेता जीता, कौन लीडर जीते, कौन कैंडिडेट जीते, वहाँ तक आते हैं। यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपका इलेक्शन कमीशन ही काम करता है। The procedure of the appointment of the election commission is laid on the constitution. The election commission makes sure that the party's power does not make undue advantage of its position. यानी ये श्योर करता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन के जो भी कमिश्नर है वो अपने पावर को, अपने पोस्ट को कभी भी मिसयूज नहीं करें। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। Another way to check the quality of election process is to see whether people participate in either with enthusiasm. If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in the exercise. ये बात बिल्कुल सही बताया जाता है। यदि आपको ये विश्वास हो जाए कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है, इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं करता है, फ्री एंड फेयरली काम नहीं करता है, तो बिल्कुल आपको भी वोट देने का मन नहीं करेगा। अब बोलोगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सही लीडर को चुनते हैं, फिर भी वो हो नहीं पाता है, या तो जितनी भी है सब गड़बड़ियाँ इलेक्शन कमीशन करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास प्रूफ है कि जितनी भी वोटर्स होता है किसी भी गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, वहाँ के मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, तो वोट डालने जाते हैं। इसका मतलब वोटर्स जानते हैं कि वो अपने मताधिकार का यानी वोटिंग राइट को पूरा का पूरा सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो वोट डालने जाता है। तो एक प्रूफ भी हो गया। तो पीपल क्या करते हैं, विलिंगली जाते हैं।
राइट। एंड नोट आपके स्क्रीन पर है, आप उससे नोट डाउन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। इन इंडिया पुअर लिटरेट एंड अनडिप्रिविलेज्ड पीपल वोट द लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। आप जानते हैं हमारे इंडिया में यदि बात करें, धनी अमीरों से ज़्यादा गरीब लोग, नीचे तबके के लोग, वो ज़्यादा वोट करने जाना पसंद करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी इलेक्शन होने के बाद जो परिणाम आता है, जो उसके बाद होता है, उसकी एक्सेप्टेंस कहाँ तक है। इफ इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर इन द पावरफुल। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन। अब कहते हैं कि आप जब वोट हो जाता है तो आप कैसे समझोगे इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस किया, जो वे अपनाया, जो आइडिया लाया, जो भी तरीका को फॉलो किया, वो सही है। यह सही इसलिए है कि आप ये भी देखते होंगे कि कभी कभी एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता आपके एरिया से नहीं जीत करके, कभी निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट है, कभी वह गरीब का घर के बच्चा जो नेता बनना चाह रहे हैं, उनको नॉमिनेट किया गया, वह जीत जाता है और बहुत बड़े बड़े बाहुबली हार जाते हैं। तो जब बहुत बड़े बड़े बाहुबली हार जाते हैं और कमज़ोर तबके के लोग जीत जाते हैं, तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आखिर पब्लिक ने उससे वोट डाला, इसलिए उन्होंने जीता। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम का है, राइट। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो झेलना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से चैलेंजेस हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है। देर आर मैनी पॉइंट्स, ऑल्सो 5 पॉइंट्स आई हैव गिवन, यू ऑल हैव टू नोट डाउन एंड माय डियर ऑल, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Whenever question will be asked what are the challenges to free and fair election, then you can write the answer. Candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they don't enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. आप जानते हैं जब कभी भी इंडिया में वोट की बात आ जाती है तो लोग ये कहते हैं कि पैसा फेंको वोट को खरीदो। सुनने में आता है, यानी जिनके पास जितनी ताकत वो इतने वोट को कलेक्ट कर सकता है। ओके, इन सम पार्टीज ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शन, यस यू नो वेरी वेल, बहुत ऐसे पार्टी होते हैं जिसका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होता है जो खुद क्रिमिनल रहते हैं। हाँ, इनके रिकॉर्ड तो कुछ ऐसे ही होते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दिस फैमिलीज। कुछ ऐसे भी नेता आपको मिलेंगे जिनके कहते परिवाद वाला, यानी उनके फैमिली में कोई ना कोई नेता बना, या तो उनका कनेक्शन जो है किसी दूसरे नेता फैमिली से है, इसके कारण उनको टिकट मिल जाता है। और दूसरे लोग जो अच्छे कैंडिडेट है वो चाहकर भी उनको नहीं मिलता है, लेकिन वोट तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ के कैंडिडेट जो रहेगा उनको ही वोट डालना पड़ेगा। ओके, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। इस तरह से जो निर्दलीय खड़ा होता है, जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, जो गरीब फैमिली से लीडर बनना चाहता है, उनको कहीं ना कहीं इससे झेलना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी बड़े पार्टी से या तो मेंबर से हैं, पार्टी मेंबर से हैं, उनको टिकट जल्दी मिल जाती है और आसानी से मिल जाता है, और उन्हें खर्च करने के लिए फंड भी मिल जाता है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू नो, आइए सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, इलेक्शंस आर द बैरोमीटर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये बैरोमीटर क्या होता है? जनरली आप साइंस में पढ़ते होंगे कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल्स इंस्ट्रूमेंट बोलिए, ओके, जो कि एयर प्रेशर को मेजरिंग करता है। तो क्या इलेक्शन आर द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेसी को हम लोग मापते हैं कि सच में हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं? जी हाँ, यहाँ पर नोट्स के पॉइंट के थ्रू आप बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि आपको जो ज़्यादा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा कि कैसे ये सही है। इलेक्शंस आर राइटली सेड टू बी द बैरोमीटर ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी आपने ये भी समझ गया कि डेमोक्रेसी को मापना है तो बिल्कुल हम इलेक्शन के थ्रू ही मापेंगे कि हमारे कंट्री में सच में डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं और डेमोक्रेसी है या नहीं। फर्स्ट इट इज़ थ्रू इलेक्शंस दैट द पीपल गिव एक्सप्रेशन टू देयर ओपिनियन। ओके, यानी इलेक्शन के थ्रू पीपल अपना ओपिनियन दे देता है कि सच में ये नेता मेरा सही है, ये नेता नहीं है, और ये इग्नोर किया जा सकता है जब रिजल्ट आता है तो, क्योंकि आप जब वोट डालते हो तो आपको कोई देखने नहीं जाता। इट इज़ थ्रू इलेक्शन दैट द पर्सन हु हैव टू वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल are identified. Any unpopular government can be unseated in an election. Election help in maintaining an elective control over the executive. Election are the time when it is possible to debate publicly on various socio-economic issues.
यानी जब कभी भी पॉसिबिलिटी होती है, डिबेट होती है कि हम आपके समाज को ऐसे सुधारेंगे, हम आपके कंडीशन फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे सुधारेंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम बेरोजगारी को कम कर देंगे, हम आपके एरिया का रोड को डेवलप करेंगे, लाइट को डेवलप करेंगे, शिक्षा को डेवलप करेंगे, हेल्थ की फैसिलिटी को अच्छा करेंगे। डिफरेंट इशूज एंड सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न कम टू देयर फॉर। ओके, तो आप बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपने जाना कि इलेक्शन की क्या वैल्यू है, वोटर्स क्या होता है, वोट क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन के क्या रोल है, ये सब आपने जाना। होप यदि आप पूरे का पूरे वीडियो एक बार में ना समझो तो बिल्कुल आप 2 बार देखो, बट नोट्स ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने 40 मिनट्स मैंने लिया और 40 मिनट्स में मैंने इंटायर चैप्टर को कंप्लीट किया, जबकि आप जानते हो कि 40 मिनट्स एक क्लास की पीरियड होती है। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।